हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। प्रॉमिसिंग बिल इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है गिग वर्कर्स और गिग इकॉनमी पे। गिग वर्कर्स कौन है? जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, ओला उबर के ड्राइवर्स, घर से कोडिंग करने वाले लोग, फ्रीलांसर्स। तो इन लोगों की भलाई के लिए राजस्थान में अब एक नया कानून बनाया जा रहा है ताकि इन लोगों को काम के साथ में दूसरे बेनिफिट्स भी मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं क्लास के दौरान, इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करनी है। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, हर एस्पेक्ट इनमें कवर हो जाएगा। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए कुछ नया जो है सीखते हैं। कह रहा है जी प्रॉमिसिंग बिल। देखिए, बिल का मतलब होता है कानून। वैसे तो बिल आपका बिजली का भी आता होगा, लेकिन बिल्स जो है ना, कानून की लैंग्वेज में या यूं कहें संसद की लैंग्वेज में कहलाते हैं नए प्रपोज्ड कानून। जो कि कानून बनाए जाने हैं, अभी उनको सिर्फ प्रपोज किया गया है। और प्रॉमिसिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें बड़े प्रॉमिसेस हों, जिसमें बड़ी संभावनाएँ हों, जिसमें बड़े बड़े वादे हों। कह रहे जी एक बहुत ही बड़े बड़े वादे करने वाला, एक बड़ी बड़ी संभावनाओं वाला बिल जो है राजस्थान में लाया गया है। और बात उसी की कर रहा है, ऑन द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। तो इस बिल की बात की जा रही है जिसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करते हैं, अगर आप ओला के या उबर के ड्राइवर हैं, अगर आप fiverr.com पे बैठ करके कोडिंग करते हैं, तो ये जो जैसा भी आप घर बैठ के करने वाला काम है, जब भी आप ये करेंगे तो आपके वेलफेयर के ऊपर भी राजस्थान सरकार कुछ ना कुछ कानून बना के, है ना, आपको बेनिफिट्स करवाएगी। चलिए आगे देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। गिग वर्कर्स समझ लेना, जिनको असाइनमेंट मिली होती है, प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, जितना ये काम करते हैं उतने ये पैसे कमाते हैं। कह रहे राजस्थान इनिशिएटिव टू सेट अप अ गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हेरल्ड्स गुड टाइडिंग्स। कह रहा है जी राजस्थान का जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का मतलब पहल। कह रहे राजस्थान की जो पहल है सेटअप करने की, इस्टेब्लिश करने की एक गिग वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड को। वेलफेयर बोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड बैठेगा जो वेलफेयर के लिए काम करेगा, भलाई के लिए गिग वर्कर्स की। कह रहे ये जो इनिशिएटिव है ना, ये हेरल्ड करता है गुड टाइडिंग्स को। अब ये क्या होता है जी हेरल्ड करना गुड टाइडिंग्स? देखिए, टाइडिंग का मतलब होता है अंदेशा, रिसेंट न्यूज़ या बुलेटिन्स, किसी घटनाक्रम का सबसे नया जो समझ गए ना, कुछ भी आपको नई जो न्यूज़ मिलती है वो होती है टाइडिंग। और हेरल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन करना, किसी चीज़ को पहले से फोरटेल करना। हेरल्ड वर्ड को भी डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये इनिशिएटिव जो है ना, ये भविष्यवाणी करता है, ये अंदेशा देता है हमें बहुत अच्छी टाइडिंग्स का, बहुत अच्छी न्यूज़ का, बहुत अच्छे घटनाक्रम का। नए वर्ड्स हैं दोनों ही, टाइडिंग और हेरल्ड। अभी बाद में इनको डिटेल में आपको करवाऊंगा। इनिशिएटिव आपका सब्जेक्ट है, हेरल्ड इसकी वर्ब है। हेरल्ड एक एडवांस वर्ड है, इसका मतलब होता है पहले से किसी चीज़ का अंदेशा देना। इसको ऑगर करना, प्रिडिक्ट करना, प्रोफेसी करना, हार्बिंगर करना, फोरटेल करना, फोरसेज करना, प्रिडिक्ट करना, है ना, इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपके साथ शेयर करेंगे। वोकैब देख लोगे तो आपको पढ़ने में जो है ना एकदम स्मूथली आप पढ़ पाओगे। सारे वर्ड्स मोटे मोटे पहले वोकैब के आपको करवा देते हैं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दिया करो क्लास को। और हाँ, जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, वोकैब शीट है आज की 27 अप्रैल की। अलग दिन, हर दिन की अलग शीट मैंने बना दी है। पहला वर्ड है अपना बर्जन। देखिए, बर्जन का मतलब होता है ग्रो एंड प्रॉस्पर करना, फलना फूलना। बहुत बार ये वर्ड हो चुका है पिछले कई दिनों में। द जीडीपी ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग एट ए क्विक पेस फॉर द लास्ट 2 decades।
भारत की जीडीपी जो है या कंट्री की जीडीपी जो है फल फूल रही है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ रफ्तार से पिछले 2 डेकेड से, पिछले 2 दशकों से। ब्लॉसम, मशरूम, थ्राइव, फ्लरिश सभी जो है इसके सिनोनिम है वर्जन के। आज फ्लरिश नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, फलने फूलने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है अपने पास फ्लैजलिंग। 2-4 दिन पहले ही आया था, फिर से आ गया ये। देखिए फ्लैजलिंग हर वो पक्षी है जिसके पंख अभी निकल रहे हैं, जो अभी उड़ने की कोशिश कर रहा है। आ रही बात समझ में? फ्लैजलिंग है वो, पंख निकल रहे हैं उसके अभी। और वो पक्षी जिसके पंख निकल चुके हैं, जिसके पूरे विंग्स डेवलप हो चुके हैं, उसको बोलते हैं फुल फ्लेजेड, है ना, फुल फ्लेजेड। ये वर्ड आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी रोज़मर्रा की भाषा में भी यूज़ करते हैं। फुल फ्लेजेड मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, फुल फ्लेजेड ये काम हो रहा है। तो फ्लैजलिंग मतलब शुरुआती अवस्था में कोई चीज़, जैसे वो पक्षी जिसके पंख अभी निकल रहे हों। फुल फ्लेजेड मतलब फुल्ली मैच्योर अवस्था में कोई चीज़, जैसे कि वो पक्षी जिसके पंख पूरे निकल चुके हैं। तो इन अ नेसेंट स्टेज, इन अ बिगिनिंग स्टेज इज कॉल्ड फ्लैजलिंग। द पैंडमिक हैज़ शट डाउन मोस्ट फ्लैजलिंग बिजनेसेस। पैंडमिक ने बंद कर दिया है ज़्यादातर ऐसे बिजनेसेस को जो फ्लैजलिंग थे, जो नेसेंट या शुरुआती या बिगिनिंग स्टेज में थे, है ना, जो बिज़नेस अभी शुरू ही हुए थे 1-2 साल पहले, वो पैंडमिक की वजह से बंद हो गए। अब फ्लैजलिंग को यंग एंड इनएक्सपीरियंस भी बोलेंगे। जो शुरुआती अवस्था में होता है वो यंग और नौसिखिया भी होता ही है। इंसिपिएंट इसका एक एडवांस सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है एनविसिस। एनविसेज बना है विजन नाम की वर्ब से। विजन, है ना, विजन मतलब किसी चीज़ को देखना। एनविसेज का मतलब होता है किसी चीज़ को विजुलाइज करना, अपने दिमाग में सोचना। मैं आपसे बोलूँ चॉकलेट केक, तो आपके दिमाग में चॉकलेट केक की कैसी तस्वीर बनेगी? वो तस्वीर जब बनती है तो आप उस तस्वीर को एनविसेज कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? किसी चीज़ की पहले से विजुलाइजेशन लेना ही एनविसेज करना कहलाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। बड़ा मुश्किल है एनविसेज करना, विजन में लाना, विजुलाइज या पिक्चराइज करना परिणामों को, कॉन्सिक्वेंसेज को एक दूसरी महामारी के, कोरोना के बाद अनदर पैंडमिक के, है ना। सोच भी नहीं सकते एक और पैंडमिक आ जाएगी तो क्या होगा। एनविजन, ठीक है, इमेजिन, अज्यूम सभी इसके सिनोनिम है। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन, या तो किसी की राइटिंग का या फिर आपकी इन्वेस्ट की हुई पूंजी का। अगर आपने 5 किताबें लिखी है ना, तो वो 5 किताबें आपका कॉर्पस है। और अगर आपने 2-2.5 करोड़ रुपए, 1-2 लाख रुपए या कितने भी पैसे, है ना, 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं कहीं पे, कुछ एफडीज़ में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ रियल एस्टेट में, तो वो आपकी कॉर्पस है। पैसा भी कॉर्पस है और आपकी किताबें भी आपकी कॉर्पस है। चलिए, द एंटायर कॉर्पस ऑफ योर सेविंग्स शुड बी इन्वेस्टेड इन इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपकी सेविंग्स का टोटल कलेक्शन जो है, आपकी टोटल सेविंग का जो कॉर्पस है, उसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इसको किटी या कंपाइलेशन भी बोलते हैं कॉर्पस को। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है ऑगरी। देखिए हेरल्ड जो था ना, उसी का सिनोनिम है ऑगरी। एक नाउन होता है ऑगरी, इसका मतलब होता है प्रेडिक्शन, यानी कि किसी की भविष्यवाणी। दीज सेल्स फिगर्स आर ए गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। ये सेल्स की फिगर बहुत अच्छी भविष्यवाणी है एक और मुनाफे भरे साल के लिए। इन फिगर्स को देखते ही हमें भविष्यवाणी मिल गई है कि इस साल भी बड़ा मुनाफा रहने वाला है। तो ऑगरी वर्ड को ओमेन, प्रोफेसी, हेरल्ड, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। आज आप हेरल्ड नाम का वर्ड देखेंगे, लेकिन ध्यान देना, हेरल्ड जो है ना, हेरल्ड वो नाउन भी है, ऑगरी वर्ड का सिनोनिम नाउन भी है, और वो एक वर्ब भी है। हेरल्ड का मतलब प्रिडिक्शन भी होता है और हेरल्ड का मतलब प्रिडिक्शन करना भी होता है। तो आज वर्ब फॉर्म में हेरल्ड को आप देखेंगे। अगर ऑगरी की वर्ब फॉर्म बनानी हो, ऑगरी की वर्ब फॉर्म बनानी हो तो वो होती है ऑगर। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, सर ये नाउन वर्ब क्यों बताने लग जाते हैं साथ में। अरे भैया, अगर नाउन की जगह वर्ब लगाए तो वैसे ही गलत करके आ रहे हो आप। एक वर्ड अगर आप जानते भी हो ना, लेकिन उसकी सही फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप वर्ड को गलत तरीके से यूज़ करोगे। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है अपना वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब वो वाला गार्ड होता है जो वैन में रहता है सबसे आगे। दुश्मन की जब सामना करते हो तो वो वाली बटालियन आर्मी की जो सबसे आगे वैन में चलती है, दुश्मन के बिल्कुल सामने रहती है, उसको बोलते हैं वैनगार्ड। इस फ्रेज़ को यूज़ किया जाता है एट द वैनगार्ड ऑफ समथिंग, है ना, ऐसे ही इस फ्रेज़ को यूज़ करना है। तो द लीडिंग यूनिट्स ऑफ एन आर्मी इज़ वैनगार्ड। और दूसरा इसका मीनिंग है एन इंस्पायरिंग फर्स्ट एग्जाम्पल। किसी भी फील्ड में जो पहल होती है, जो पहला कदम होता है, उसको भी वैनगार्ड बोल देते हैं। ठीक उस आर्मी की बटालियन की तरह जो सबसे आगे चलती है ना।
चलो, दोनों ही तरीके से इस वर्ड को यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आर्मी के लिए ही, फौज के लिए ही इस वर्ड को लगाया जाए। आपने कुछ नया काम पहल करके दिखाई है तो वो भी आप वैनगार्ड वाला काम कर रहे हैं। गूगल एंड मेटा आर इन द वैनगार्ड ऑफ आवर टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और फेसबुक जो हैं, जिसको मेटा भी बोलते हैं, ये इन द वैनगार्ड हैं। ये सबसे आगे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बन के आए हैं हमारे तकनीकी मोर्चे पे, टेक्नोलॉजी फ्रंट पे। कुछ भी नया होता है तो यही दो कंपनियां सबसे पहले करके दिखाती हैं। चलिए, वैनगार्ड को पायनियर, एवंट ग्रेड, कटिंग एज, फोर फ्रंट, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। आज पायनियर नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल। वो क्या है, बहुत सारी होगी ना आज। लास्ट वर्ड है टाइडिंग्स, ये मैंने आपको करवाई दिया था। इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट्स इज कॉल्ड टाइडिंग्स। कोई भी नया घटनाक्रम होता है उसकी जब जानकारी जो मिलती है आपको, वो जानकारी होती है टाइडिंग्स। द न्यूज़ ऑफ वॉर बोर बैड टाइडिंग्स फॉर द इकॉनमी। जो वॉर की न्यूज़ थी, जंग की जो समाचार था, वो बेयर कर रहा था, वो लेकर के आ रहा था बहुत ही बुरी खबर को, बुरी टाइडिंग्स को, इन्फॉर्मेशन को हमारी इकॉनमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो जंग की न्यूज़ ही जो थी ना, अपने आप में एक बैड न्यूज़ थी पूरी इकॉनमी के लिए। ऐसे टाइडिंग्स वर्ड को यूज़ करें। गुड टाइडिंग्स, ग्लैड टाइडिंग्स, बैड टाइडिंग्स, सैड टाइडिंग्स, अच्छी न्यूज़, बुरी न्यूज़, खुश वाली न्यूज़ है ना, नाराज़ करने वाली न्यूज़, ऐसे यूज़ होता है। चलिए, डिटेल में करवा दिए वर्ड्स आपको। जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको देंगे, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, समरी ये है कि आपको थोड़ी हैरानी होगी सुन के। आजकल एक बहुत बड़ा तबका है यूथ का जो एसएससी, बैंक, यूपीएससी की तैयारी नहीं करना चाहता। ना ही ये यूथ का तबका जो है कोई जॉब करना चाहता है। ये लोग हैं गिग वर्कर्स। ये अपने घर बैठे हैं, अपना इंटरनेट यूज़ करके, घर बैठे बैठे अपना इंटरनेट यूज़ करके कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब काम करना चाहते हैं। और इस सब काम में पैसे भी खूब हैं। 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाना किसी कोडर के लिए घर बैठ के बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन गिग वर्कर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, जितना ये काम करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा। जिस दिन इन्होंने छुट्टी ले ली उस दिन इनका नो पैसा। इसलिए राजस्थान में एक बिल लाया गया है इनके वेलफेयर के लिए। राजस्थान में अब काम करवाना है किसी गिग वर्कर से तो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देने हो सकते हैं इनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, इनके और बेनिफिट्स के लिए। तो ये बिल जो है बड़ा ही वेलकमिंग है। इस आर्टिकल में वेलकमिंग मूव बताया गया कि गिग वर्कर्स को भी अब फॉर्मल वर्कर्स की तरह बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, Karachi with an estimated 8 million people employed in an industry built on the back of the smartphone revolution. Gig work has become a major source of jobs for youth in India. Karachi with यानी साथ ही, किसके साथ? लगभग अंदाजन एस्टिमेटेड 80 लाख पीपल के, 8 मिलियन लोगों के एम्प्लॉयड होने के साथ। और कहाँ पे एम्प्लॉयड है ये, कहाँ पे काम कर रहे हैं? एक ऐसी इंडस्ट्री पे, इन एन इंडस्ट्री जो बिल्ट है, जो बनी हुई है ऑन द बैक ऑफ। ऑन द बैक ऑफ का मतलब किसी चीज़ के सहारे, किसी चीज़ के सपोर्ट से, किसी चीज़ की बैक से। और ये बैक किसकी है? स्मार्टफोन रिवोल्यूशन की, सस्ते स्मार्टफोन्स और सस्ते जियो के इंटरनेट की। कह रहे जी लगभग 80 लाख लोगों के एम्प्लॉयड होने के साथ ही स्मार्टफोन रिवोल्यूशन के बैक पे सवार होकर के एक इंडस्ट्री में, एक गिग इकॉनमी में। कह रहे इस चीज़ के साथ ही हुआ क्या? हुआ ये कि जो गिग वर्क है ना, जो मैंने आपको अभी बताया, छोटा मोटा काम बस घर से करते जाओ, है ना। कह रहे गिग वर्क हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स, ये बन चुका है एक बहुत बड़ा जरिया जॉब्स का, नौकरियों का यूथ के लिए भारत में। आगे बात समझ में। गिग वर्क आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बिकम इसकी वर्ब है। ऑन द बैक ऑफ मतलब किसी चीज़ के सपोर्ट से, किसी चीज़ के बैक पे। स्मार्टफोन रिवोल्यूशन आप समझ ही चुके हैं, हर आदमी के पास स्मार्टफोन, हर आदमी के पास सस्ता इंटरनेट, यही जो है गिग इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। और आगे बढ़ते हैं। कैर इट गोज विदाउट सेइंग दैट इन अ कंट्री वेयर इनफॉर्मल लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव डिफाइंड द नेचर ऑफ द जॉब्स मार्केट इन लास्ट डेकेड्स, द गिग इकॉनमी हैज़ बीन अ बेनिफिशियल आउटलेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये इसकी और बढ़ाई करेगा गिग इकॉनमी की। कह रहे जी इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये चीज़ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ तो गोज़ होती है, सच होती है बिना कहे, विदाउट सेइंग। कौन सी चीज़? कह रहे जी कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि दैट वो ये कि एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे इनफॉर्मल लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट ने डिफ़ाइन किया है हमारी जॉब मार्केट के नेचर को।
जहाँ पे छोटे मोटे काम करने वाले लोग, इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले मजदूर हैं और जो बेरोज़गार लोग हैं, वही हमारे जॉब मार्केट के नेचर को डिफ़ाइन करते हैं। इंडिया की बात सुनते हैं तो दुनिया में सबके सामने यही आता है दिमाग में, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे मजदूर हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। कह रहा है जी ऐसी एक कंट्री में जिसकी छवि ऐसी है, कह रहा है कब, पिछले डेकेड के अंदर वहाँ पे गिग इकॉनमी जो है ना, वो रही है एक बहुत ही मुनाफे भरा सोर्स, जरिया या आउटलेट एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि रोज़गार का। समझ में आ गया सेंटेंस? इट गोज़ विदाउट सेइंग, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत में जॉब मार्केट का अगर नेचर समझना हो तो वो यही नेचर है कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं और बहुत सारे बेरोज़गार हैं। चलो, इट की वर्ब है गोज़, लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वर्ब है हैव डिफाइंड, इकॉनमी की वर्ब है हैज़ बिन। गिग इकॉनमी समझ गए, ये छोटा मोटा काम करने वाली इकॉनमी। ये कहने को छोटा मोटा है लेकिन बड़ा भी हो सकता है ये, बस ये होता कर पर जो है ना प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। आपको प्रोजेक्ट के पैसे मिलेंगे, चाहे 1 दिन में पूरा करो चाहे 10 दिन में पूरा करो। कह रहा है दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ यंग एंड माइग्रेंट वर्कर्स एज दे सीक अ रेडी एंड क्विक मीन्स ऑफ सिक्योरिंग फाइनेंसिस एंड फ्लेक्सिबल आवर्स। कह रहा है जी ये चीज़ खास करके सच है, दिस इज़ स्पेशली ट्रू, जो हमने बातें की हैं ऊपर। कह रहा है और किसके बारे में? यंग, एक तो यूथ के बारे में और एक माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। एक तो हमारे युवा वर्ग के बारे में और एक बाहर से आकर के काम करने वाले लोगों के बारे में। कह रहा है क्योंकि वो लोग सीख करते हैं, कोशिश करते हैं एक तैयार और फटाफट से होने वाला जरिया या मीन्स जो है सिक्योर करने का, महफूज करने का, कुछ सैलरी को, कुछ फाइनेंसिस को, कुछ पैसे को, और फ्लेक्सिबल आवर्स का। काम करने के आवर्स भी फ्लेक्सिबल होंगे, आप ही डिसाइड करेंगे आपको कब काम करना है। अब डैश लगा के बता रहे हैं। कह रहे जी एन ऑप्शन यूज्ड बाय इनफॉर्मल वर्कर्स हु हैव यूज्ड गिग्स फॉर मून लाइटिंग। कह रहा है ये वही एक ऑप्शन है जो इस्तेमाल किया गया है इनफॉर्मल वर्कर्स के द्वारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के द्वारा, जिन्होंने इस्तेमाल किया है गिग्स को मून लाइटिंग के लिए। अब ये मून लाइटिंग क्या होती है? मून लाइटिंग का मतलब है साइड जॉब, सेकंड जॉब। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे करते हैं। सुबह किसी गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है, दिन में ऑटो चला रहा है, शाम को वो दुकान पे बैठता है किसी की, है ना, रात में वो स्विगी का काम करता है, स्विगी की डिलीवरी देता है। देखे होंगे ना इस तरह के लोग। तो ये काम कहलाता है मून लाइटिंग। ये लोग गिग्स को पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये लोगों का जो काम है ना ये हर आदमी करने लगा है। पहले इनफॉर्मल सेक्टर के लोग इस तरह के काम किया करते थे। आजकल आपको कॉलेज स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, सुबह कॉलेज जाता है, दोपहर में यूट्यूब की वीडियो बनाता है, शाम को फ्रीलांसिंग करता है, रात में कोडिंग करता है ना, इस तरह के काम करने वाले। दिस की वर्ब है इज, दे की वर्ब है सीक, हु की वर्ब है हैव यूज्ड। हु आया है इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। चलिए, ट्रू ऑफ या ट्रू अबाउट एक ही बात है। व्हेन समथिंग इज़ ट्रू तो वो जिस बारे में है वो ट्रू अबाउट भी हो सकती है, ट्रू ऑफ भी हो सकती है। सीक वर्ब अपना ऑब्जेक्ट सीधे लेगी बिना फॉर के। दे सीक अ रेडी एंड क्विक मीन्स, है ना, फॉर नहीं लगाना यहाँ पे, बिना फॉर के ही सीक वर्ब को यूज़ करना है। ये जो मीन्स वर्ड है ना, मीन्स, इसको ध्यान से देखो। इंग्लिश में कुछ चुनिंदा वर्ड्स में से ये एक वर्ड है और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको देख करके लगता है प्लूरल होंगे लेकिन होते हैं एक्चुअली सिंगुलर। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। सारी ये बीमारियाँ जिनके लास्ट में एस आ रहा है, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़, एस आ रहा है ना लास्ट में, लेकिन ये सिंगुलर है, एस को देख करके इनको प्लूरल मत मानना। सारे जो हैं सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, थर्मोडायनेमिक्स, जिनके लास्ट में एस आ रहा है ये सिंगुलर। दो ये गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, जिनके लास्ट में एस आता है लेकिन ये सिंगुलर गेम्स हैं, है ना। फिर कुछ नाउन्स हैं अदर्स, जैसे कि शैम्बल्स और मीन्स। शैम्बल्स और मीन्स, शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी या अराजकता, और मीन्स का मतलब होता है जरिया। शैम्बल्स के आगे भी आप अ देखेंगे, मीन्स के आगे भी आप अ देखेंगे। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? मीन्स और शैम्बल्स जो हैं सिंगुलर वर्ड्स हैं, जैसे कि एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़ है। ये वर्ड्स एस लगा के घूम रहे हैं पीछे, बस परेशान मत हो ना, इनको सोचना मत ये प्लूरल है, ये बस एस लगाते ही हैं, इनके अंदर ही लगा हुआ एस। तो मीन्स का मतलब होता है जरिया लेकिन ये सिंगुलर होता है, और शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता या अफरा तफरी, ये भी सिंगुलर वर्ड है। फिर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही हैं, सीरीज़, स्पीसीज़ एंड वेयर अबाउट्स। सीरीज़ मतलब श्रृंखला, वेयर अबाउट्स मतलब अता पता, स्पीसीज़ मतलब प्रजाति। एक प्रजाति है तब भी स्पीसीज़, 1000 प्रजातियाँ हैं तब भी स्पीसीज़। आ रही बात समझ में? स्पीसीज़ वर्ड अपनी फॉर्म चेंज ही नहीं करेगा, सिंगुलर में भी स्पीसीज़, प्लूरल में भी स्पीसीज़, वेयर अबाउट्स में भी यही करना है, सीरीज़ में भी यही करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे देगा, ये कॉन्सेप्ट आप अक्सर एग्जाम में देखते हो। ह्यूमन स्पीसीज़, द ह्यूमन स्पीसीज़ हैज़ या हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ
कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। ह्यूमन स्पीसीज़ के पास हाईएस्ट लेवल का कॉग्निजेंस और एप्टीट्यूड है, सजगता और जो है बुद्धिमानी है। अब मुझे बताओ हैज़ लगाऊं या हैव लगाऊं? भाई ह्यूमन स्पीसीज़ की बात हो रही है, स्पीसीज़ यहाँ सिंगुलर है, इसका एस मत देखो, एस को देख के कन्फ्यूज़ भी मत हो। तो ये सिंगुलर स्पीसीज़ के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए हैज़ को, ठीक है, हैज़ को। अगला देखो, मैनी एनिमल स्पीसीज़ हैज़ या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न। बहुत सारी एनिमल स्पीसीज़ में एबिलिटी होती है सोचने और समझने की। अब मुझे बताओ एनिमल स्पीसीज़ के लिए हैज़ लगाऊं या हैव लगाऊं? भाई मैनी लग चुका है, मैनी का मतलब है बहुत सारी, अगर बहुत सारी स्पीसीज़ हैं तो अब लगेगा हैव। बस यही कन्फ्यूजन है एक नए स्टूडेंट की इंग्लिश में। सर हमने स्पीसीज़ के बाद में हैज़ देखा था, आप हैव लगा दिए। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हैज़ भी लगता है, हैव भी लगता है, ये वर्ड अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, वर्ब चेंज कर लेता है ज़रूरत के हिसाब से। वैसे ही गवर्नमेंट्स यूज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल और शैम्बल्स। सरकारें इस्तेमाल करती हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को एक जरिए के तौर पे जो है स्टेबिलिटी या स्थिरता लाने का, जब उनकी इकोनॉमीज़, उनकी अर्थव्यवस्थाएं शैम्बल्स में होती हैं या शैम्बल में होती हैं, अफरा तफरी या अराजकता में होती हैं। अब अ देख करके आपका मन करेगा मैं मीन लिखाऊं, अ मीन लिखाऊं, लेकिन याद रखें यहाँ जरिए की बात हो रही है, अ मीन्स लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। दे यूज़ द रिजर्व्स एज अ मीन्स व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल्स। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है अ के साथ में शैम्बल्स, लेकिन ऐसे ही चलेगा। हर डायबिटीज़ हैज़ या हैव एंटर्ड ए डेंजरस फेज। उसकी डायबिटीज़ जो है एंटर कर चुकी है एक मुश्किल या खतरनाक फेज में। डायबिटीज़ एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर बीमारी है, तो हैज़ लिखेंगे, हैव डायबिटीज़ के लिए नहीं आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में किसी को गलती नहीं करनी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, आज के क्विज़ में भी आपसे पूछा जाएगा, और अपने बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ भी इसीलिए अ क्विक एंड रेडी मीन्स लिखा हुआ है, अ के साथ में मीन्स लगाया। कह रहे विद ग्रोइंग स्मार्टफोन यूज़ and reliance on apps for daily needs and purposes, the gig economy is only set to flourish in terms of usage and opportunities। कह रहे जी साथ ही ग्रो करती हुई स्मार्टफोन यूज़ के, बढ़ते हुए स्मार्टफोन के इस्तेमाल के, और उस रिलायंस के, उस निर्भरता के जो है उन ऐप्स पे डेली नीड्स के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए और पर्पजेज़ के लिए, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कह रहे जो गिग इकॉनमी है ना, वो सेट है, तैयार है फ्लरिश होने के लिए, फलने फूलने के लिए। और किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ, इस रूप में, इस टर्म्स में जो है इस्तेमाल और अपॉर्चुनिटी की, यूज़ और अवसरों की। स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ रहा है, हर चीज़ के लिए अपने ऐप यूज़ करते हैं, कहीं जाना हो, कहीं खाना खाना हो, किसी से मिलना हो, इवन डेटिंग के लिए भी ऐप्स आती हैं। जब सब कुछ ऐप के थ्रू ही हो रहा है डेली नीड्स के अंदर, तो गिग इकॉनमी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसकी यूसेज और अपॉर्चुनिटी के आपको फ्लरिश होते हुए दिखेंगे, है ना। फ्लरिश होना, फलना या फूलना। चलिए, इकॉनमी की वर्ब है इज सेट यहाँ पे एक्चुअल में एडजेक्टिव है। इकॉनमी इज सेट, इकॉनमी ओनली तैयार है, सेट है। फ्लरिश आप देख चुके हैं। रिलायंस डिपेंडेंस अपने बाद ऑन लेंगे, और इसमें कुछ देखने वाला लग नहीं रहा मुझे सेंटेंस में। कह रहा है येट इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग प्लेटफॉर्म्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स हैव लेड टू अ लोअरिंग ऑफ इंसेंटिव्स फॉर गिग वर्कर्स। कह रहा है फिर भी येट बढ़ा हुआ जो कंपटीशन है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच, और जो अवेलेबिलिटी है चीप लेबर की, सस्ती मजदूरी फोर्स की, कह रहा है वो लेड कर चुकी है। ये दोनों चीज़ें हमें ले जा चुकी हैं लीड करके। और किस तरफ ले जा चुकी हैं भाई? टू लगा के बता रहा है, एक लोवरिंग की तरफ, एक डिक्रीज़ की तरफ, जो है इंसेंटिव्स का, जो है फ़ायदों का गिग वर्कर्स के लिए। तो आज से 5 साल पहले ओला उबर के ड्राइवर को जो कमीशन मिलती थी, आजकल वो नहीं मिल रही है। तब ड्राइवर कम थे, आज ड्राइवर ज़्यादा है, तो चीप लेबर फोर्स आ रही है, अवेलेबिलिटी होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और गिग वर्कर्स के इंसेंटिव्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कब कम हो रहे हैं? कह रहे हैं जी ये सब तब हो रहा है even as their workload and uncertainty of work hours have increased significantly relative to pay। कह रहे हैं ये तब हो रहा है जब at the same time on the other hand even as कंजंक्शन भी होती है, एडवर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है उसी वक्त दूसरी तरफ, even as at the same time on the other hand। कह रहा है उसी वक्त दूसरी तरफ जब उनका काम करने का लोड और उनके वर्क आवर्स की जो अनसर्टेनिटी है, ये दोनों ही बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, मुकाबले में रिलेशन में रिलेटेड टू उनकी पे के, उनकी
सैलरी के। कह रहे विच हैज़ ऑल्सो बिकम इनसफिशिएंट फॉर मनी। कह रहे जो कि बिकम हो चुकी है, जो कि बन चुकी है साथ ही साथ अपर्याप्त, इनएडिक्वेट कई लोगों के लिए, मनी के लिए। तो इनकी परेशानी बता रहा है। कुछ कुछ सेक्टर्स में गिग वर्कर्स का बहुत कंपटीशन हो गया है। ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे मजदूरी वाले काम होते हैं, ओला उबर चलाना, जोमेटो की डिलीवरी करना, है ना, स्विगी में डिलीवरी करना, तो ये काम तो कोई भी कर सकता है ना। कोडिंग तो हर आदमी नहीं कर सकता, यूट्यूब चैनल तो हर आदमी नहीं चला सकता। तो ये जो ऐसे काम है जहाँ गिग वर्कर्स को कंपटीशन बहुत मिलता है, कह रहा है वहाँ पे कंपटीशन और लेबर फोर्स के आ जाने की वजह से इनके जो है इंसेंटिव अब कम हो रहे हैं। वहीं जब दूसरी तरफ इनका वर्कलोड और इनके वर्क आवर्स जो है उनकी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। और कह रहा है ये कब बढ़ रही है, मुकाबले में उनकी पे के, उनके सैलरी के। कह रहे जो कि वो खुद ही कम हो चुकी है सैलरी कई लोगों के लिए फॉर मनी। चलिए, कंपटीशन अवेलेबिलिटी दोनों की वर्ब है हैव लेट, वर्कलोड और अनसर्टेनिटी दोनों की वर्ब है हैव इंक्रीज्ड। विच आया है पे के लिए, विच आया है पे के लिए, विच की वर्ब है हैज़ बिकम। क्योंकि पे सिंगुलर है इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर रखी गई है हैज़ लगा के। और कुछ देखने वाला लग रहा है इसमें, इवन एज देख लेना, एक कंजंक्शन भी है, एक एडवर्ब भी है, इसको यूज़ करके दिखाते हैं। इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड। पाकिस्तान हैज़ बीन स्पेंडिंग हैविली ऑन इट्स डिफेंस इवन एज इट्स कॉमन सिटीजन्स फाइट फॉर डे टू डे सर्वाइवल। पाकिस्तान हैविली स्पेंड कर रहा है अपने रक्षा बजट पे, डिफेंस बजट पे, वहीं जब दूसरी तरफ पाकिस्तान का आम आदमी लड़ रहा है अपने रोज़मर्रा के डे टू डे रूटीन सर्वाइवल के लिए। तो आम आदमी को राहत देने की बजाय, महंगाई को कम करने की बजाय पाकिस्तान कोशिश करता है कि कोई नई मिसाइल बना ले, है ना, और आसपास की कंट्रीज़ को डराने की कोशिश करें। तो ये इवन एज जो है ना, इवन एज आपको एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड जो चीज़ हो रही होती है विरोधाभास में, पैराडॉक्स में, उसकी बात करके बताती है। तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन की तरह यूज़ किया इवन एज को, इसके बाद में एक नया क्लोज आपने लगाया है। अब दूसरे केस में इवन एज को मैं एक एडवर्ब की तरह यूज़ करके दिखाता हूँ। इवन एज एन ओल्ड मैन ही रिटेन अ यूथफुल एनर्जी। कह रहे यहाँ तक कि एक ओल्ड मैन होने के बावजूद, इवन एज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी होने के बावजूद उसने बचा के रखी थी, रिटेन करके रखी थी बहुत ही यूथफुल एनर्जी, जवान आदमी की जैसी एनर्जी। तो भले ही वो बूढ़ा था, एट द सेम टाइम बूढ़ा होने के बावजूद ऑन द अदर हैंड उसके पास यूथफुल एनर्जी भी हुआ करती थी। तो इवन एज को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में करवा रहा हूँ ये चीज़ें, बहुत डिक्शनरी में खोजते हो ना तब आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि इवन एज क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये चीज़ों को आप यहाँ पे बड़ा आसानी से सीख सकते हो। साथ में पेन नोटबुक रखा करो, नोट डाउन कर लो, है ना, नोट्स बना लो इनके। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी आगे, एडिंग दिस टू द फैक्ट दैट गिग वर्कर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्कर्स बट पार्टनर्स बाय मोस्ट एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड दैट दे लैक एनी सोशल सिक्योरिटी or related benefits due to them as workers. Working conditions have become increasingly harsh in an industry. लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी ऐड करते हुए इस पूरी बात में, कौन सी बात, ये ऊपर वाली, कि भैया आजकल ओला उबर और डिलीवरी वालों के बड़े कंपटीशन हो गए हैं, छोटे मोटे कामों में कंपटीशन बढ़ गया है। कह रहे जी इस चीज़ को, फैक्ट में अगर इस चीज़ को भी जोड़ दें, इस फैक्ट को भी जोड़ दें, दैट वो ये कि जो गिग वर्कर्स हैं ये पहचाने नहीं जाते हैं वर्कर्स के तौर पे, इनको कोई एम्प्लॉय नहीं मानता है अपना, बल्कि इनको माना जाता है पार्टनर्स। ज़्यादातर एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म्स वही हैं जो एग्रीगेट कर रहे हैं इनको, है ना, कैब वाली कंपनियाँ, फूड डिलीवरी वाली कंपनियाँ, अर्बन क्लैब जहाँ पे आपको मिस्त्री मजदूर मिल जाएगा ऑनलाइन। तो कह रहे ये सारे एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ओला उबर, अर्बन क्लैब, जोमेटो, स्विगी, कह रहे ये इनको पार्टनर बोलती हैं, ना कि वर्कर्स बोलती हैं। इनको पहचाना जाता है पार्टनर के तौर पे। और फिर ये लैक करते हैं, इनके पास कमी होती है कोई भी सोशल सिक्योरिटी या उससे रिलेटेड बेनिफिट्स की जो इनको मिलने चाहिए, जो ड्यू टू देम है। कोई आदमी अगर 10 साल से ओला चला रहा है, 5 साल से ऊबर चला रहा है, तो ऊबर का वर्कर ही है ना, उसको ऊबर की तरफ से कुछ पेंशन, है ना, कुछ हेल्थ बेनिफिट तो मिलने चाहिए। लेकिन ये कंपनियां क्या बोलती हैं, आप हमारे पार्टनर हो, आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। तो कह रहे अगर इस चीज़ को अपने जोड़ देना तो वर्किंग कंडीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गई हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में, इन इंडस्ट्री दैट इज़ नो लॉन्गर ए फ्लैशलिंग वन, जो अब बिल्कुल भी शुरुआती अवस्था में नहीं है, फ्लैशलिंग वन नहीं है, जो फुल फ्लैजिड हो चुकी है, जो मैच्योर हो चुकी है ना, दैट इज़ नो लॉन्गर फ्लैशलिंग, अब बिल्कुल भी फ्लैशलिंग नहीं खिलाई जा सकती। समझ गए सेंटेंस। वर्कर्स की वर्ब है आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दे की वर्ब है लैक, कंडीशंस की वर्ब है हैव बिकम, दैट की वर्ब है इज़, नो लॉन्गर अब बिल्कुल भी नहीं, फ्लैशलिंग मतलब शुरुआती अवस्था में, नेसेंट या इंसिपिएंट स्टेज में। चलो कह रहे दिस इज़ नाउ एविडेंट इन ग्रोइंग फ्लैश स्ट्राइक्स बाय गिग वर्कर्स,
कह रहे जी ये चीज़ जब एविडेंट है, ये चीज़ अब जग जाहिर है बढ़ती हुई फ्लैश स्ट्राइक्स में गिग वर्कर्स के द्वारा। फ्लैश स्ट्राइक क्या होती है? अचानक से होने वाली स्ट्राइक, है ना। कोई वर्कर्स ने कुछ बताया नहीं, एक दिन पहले भी नहीं बताया, एक दिन आपको सुबह न्यूज़ में पता लगा कि आज जो है ओला वालों ने हड़ताल कर रखी है ना। तो ये फ्लैश स्ट्राइक कहलाती है। फ्लैश वर्ड हमेशा अचानक से होने वाली चीज़ की बात करता है। फ्लैश फ्लड्स कौन सी होती हैं? ऐसी बाढ़ जो अचानक से आ जाए, फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश स्ट्राइक, फ्लैश फ्लड्स। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। राजस्थान वाला बिल क्या बता रहा है आपको? कह रहा है सीन इन दिस लाइट द डिसीजन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट टू डिलीवर अ राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 should be welcomed even if it will be introduced before the assembly elections later this year। कह रहा है अगर इस लाइट में देखें, अगर ऊपर वाली बात को इस रोशनी में देखें जो हमने बातें ऊपर की हैं, तो डिसीजन जो है राजस्थान की सरकार का जो है डिलीवर करने का एक गिग वर्कर्स के वेलफेयर के बिल को 2023 में, कह रहा है इसको वेलकम किया जाना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। इवन इफ़, यहाँ तक कि अगर ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा असेंबली इलेक्शन से पहले अगले साल में, लेटर दिस ईयर, इस साल के लेटर वाले पार्ट में, ठीक है। डिसीजन की वर्ब है शुड बी वेलकम्ड, शुड बी वेलकम्ड। शुड बी V3, कुड बी V3, वुड बी V3। थर्ड कंडीशन आपने देखा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, है ना। कह रहा है इट की वर्ब है विल बी इंट्रोड्यूस्ड। इस सेंटेंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या आप देख के बता सकते हो? एक टेक्निकल प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, क्या देख के बता सकते हो? जिनको पता लग रही है वो बताना, आगे ये कॉन्सेप्ट अभी आएगा वहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है वाइल द ड्राफ्ट बिल एनविसेजेस अ वेलफेयर बोर्ड दैट विल डिज़ाइन वेलफेयर पॉलिसीज एंड हियर ग्रीवेंसेस ऑफ गिग वर्कर्स ऑन अ पीस रेट बेसिस। कह रहे जी जहाँ ये जो ड्राफ्ट बिल है, ये जो प्रपोज्ड कानून है, ये परिकल्पना करता है, विजुलाइजेशन करता है एक वेलफेयर बोर्ड की। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी ये कानून बनेगा और लगेगा तो एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, उसकी परिकल्पना इस कानून में पहले से ही की गई है। कह रहा है वही बोर्ड जो डिज़ाइन करेगा वेलफेयर की पॉलिसीज़ को, भलाई की नीतियों को, और सुनेगा ग्रीवेंसेस को यानी कंप्लेंट्स को गिग वर्कर्स की, इन सभी छोटे मोटे वर्कर्स की। और कैसे सुनेगा? ऑन ए पीस रेट बेसिस पे। पीस रेट बेसिस का मतलब क्या होता है? आपने कोई काम किया, उसकी आपको पेमेंट मिल गई, तो वो एक प्रोजेक्ट आपका एक पीस जो है पूरा हो गया, तो आपकी जो कंप्लेन होगी ना वो ये सुनेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से, है ना। जैसे ओला का ड्राइवर बोलेगा मैं उस दिन गया था एक राइड पे, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पीस रेट बेसिस पे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट उनकी ग्रीवेंस को सुनने की कोशिश करेगा ये वेलफेयर बोर्ड। कह रहा है जी जहाँ ये ऐसा होने वाला है वहीं पे द स्पेसिफिसिटीज ऑफ द पॉलिसीज एंड हाउ दे माइट बेनिफिट द वर्कर्स आर स्टिल अनक्लियर। कह रहे हैं वहीं पे स्पेसिफिसिटीज जो हैं, स्पेसिफिसिटीज क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक डिटेल्स, किसी भी चीज़ के प्रिसीजन या डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स। कह रहे हैं जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं इन सभी पॉलिसीज़ की और कैसे वो बेनिफिट करेंगी वर्कर्स को, कह रहे हैं ये दोनों चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं, अभी भी साफ़ नहीं है। तो बस बिल बनाया इन्होंने, बिल में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है कि ये बिल काम कैसे करेगा। राजस्थान गवर्नमेंट तो आजकल खूब बिल्स बना रही है इलेक्शन से पहले। बिल की वर्ब है एनविसेस करना, एनविजन करना किसी चीज़ के बारे में, समझ गए ना, विजुलाइज करना। दैट की वर्ब है विल डिज़ाइन। स्पेसिफिसिटीज़ की वर्ब है आर। दे की वर्ब है माइट बेनिफिट। हाउ दे माइट बेनिफिट द वर्कर्स, ये एक पूरा क्लोज है। ये क्लोज और स्पेसिफिसिटीज नाम का नाउन, इन दोनों की वर्ब है आर। बात समझ रहे हो ना? इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स और कैसे ये वर्क जो है बेनिफिट करेगा, इन दोनों की वर्ब है आर। ग्रीवेंस का मतलब होता है आपकी शिकायतें, आपकी कंप्लेन और कंप्लेंट वर्ड के बीच का डिफरेंस आप जानते होंगे। कंप्लेन एक वर्ब है, इसका मतलब है शिकायत करना। कंप्लेंट एक नाउन है, इसका मतलब है शिकायत, है ना, दोनों अलग वर्ड्स हैं। कह रहे जी द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टुवर्ड्स अ सोशल वेलफेयर कॉर्पस विच विल बी फाइनेंस्ड बाय अ सेस ऑन द डिजिटल ट्रांजेक्शंस। कह रहे जो बोर्ड है ना, ये एक्सपेक्टेड है, इससे ऐसी आशा है कि ये काम करेगा एक सोशल वेलफेयर कॉर्पस की तरफ, सोशल वेलफेयर के एक निधि की तरफ, है ना, एक फंड की तरफ, जो कि फाइनेंस होगा एक सेस लगा के, एक सरचार्ज लगा के सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे जो आप और मैं करने वाले हैं। और ये वही ट्रांजेक्शन्स हैं मेड बाय कस्टमर्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स दैट यूटिलाइज द गिग जो है वर्कर लेबर। कह रहे ये वही ट्रांजेक्शन्स हैं जो मेक की जाती हैं कस्टमर्स के द्वारा उन प्लेटफॉर्म्स पे, वही प्लेटफॉर्म्स जो यूटिलाइज़ करते हैं गिग वर्कर के लेबर को। तो अगर आप स्विगी से खाना मंगाएंगे राजस्थान में, तो आपके खाने में 5 रुपये जोड़ दिए जाएंगे और 5 रुपये एक बोर्ड के कॉर्पस में जाएंगे, और वो बोर्ड जो है उस कॉर्पोरेट से, उस फंड से, उस किटी से, स्विगी के
जो सेल्समैन है उनके लिए कुछ बेनिफिट्स जो है निकालेगा, कुछ इंश्योरेंस के, पेंशन के, प्रोविडेंट फंड के। चलिए, बोर्ड की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, विच की वर्ब है विल बी फाइनेंस्ड। कॉर्पस आप देख चुके हैं, है ना, फंड या निधि। दैट की वर्ब है यूटिलाइज, दैट आया प्लेटफॉर्म्स के लिए। कह रहे दिस स्कीमा इज़ नॉट अनफेमिलियर, कैसे, डैश लगा के बता रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन थाईलैंड मलेशिया फॉर इंस्टेंस benefit from health and accidental insurance as well as social security that is financed by reduction of 2% for every ride। कह रहा है ये जो स्कीमा है, ये जो स्कीम है, ये जो आउटलाइन या फ्रेमवर्क है, ये अनफेमिलियर नहीं है, ये अनजान नहीं है, ये जाना पहचाना है। जब कोई चीज़ अनफेमिलियर होती है तो वो चीज़ आपके लिए नहीं होती है, जानी पहचानी नहीं होती। तो कह रहे हैं जो स्कीम हमने ऊपर सोची है ना, ये भी कुछ जानी पहचानी जैसी ही है, अनफेमिलियर बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे, प्लेटफॉर्म वर्कर जो हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में थाईलैंड और मलेशिया के अंदर, कह रहे एग्जाम्पल के लिए वो बेनिफिट करते हैं हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी से, जो कि फाइनेंस की जाती है एक डिडक्शन ऑफ 2% की हर राइड के ऊपर, हर, समझ गए ना, सवारी के ऊपर। समझ में आ गई बात। तो मलेशिया थाईलैंड में जो ऊबर ओला के वर्कर्स हैं उन पे 2% का चार्ज अलग से लगाया जाता है कस्टमर्स पे, और ऊबर ओला के ड्राइवर्स जो हैं, वहाँ की जो ऊबर ओला होगी उनके ड्राइवर्स को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस 2% के चार्ज से जो कस्टमर के ऊपर ही कंपनियाँ लगाती हैं। चलिए, प्लेटफॉर्म्स वर्कर आपका सब्जेक्ट है यहाँ, और इसकी वर्ब है बेनिफिट, बेनिफिट, है ना, एक सेकेंड, इसकी वर्ब है बेनिफिट। दैट की वर्ब है इज़ फाइनेंस, दैट आया इन सभी चीज़ों के लिए। स्कीमा की वर्ब है इज़। चलिए, कह रहे जी रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट पास्ड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वन ऑफ 4 लेबर कोड्स विच ऑल्सो अलाउड फॉर सम सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, बट द स्कीम ओनली रिमेन्स ऑन पेपर विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे रिसेंटली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने भी पास किया था एक कोड को, एक कानून को, जो था सोशल सिक्योरिटी पे, सामाजिक सुरक्षा के लिए। और किसके, कह रहे ये 4 लेबर कोड में से एक था, है ना, सोशल सिक्योरिटी जो है 4 लेबर कोड में से एक जो है कोड है। कह रहे ऐसा हमारी केंद्र सरकार ने भी एक कानून पास किया है, कह रहे जो कि साथ ही साथ अलाउ करता था कुछ सामाजिक सुरक्षा को गिग वर्कर्स के लिए भी, जिसमें गिग वर्कर्स भी शामिल थे। कह रहे लेकिन ये स्कीम अभी भी बनी हुई है ऑन पेपर, कागज़ों में बनी हुई है, बिना किसी अमलीकरण के, बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन के। तो राजस्थान गवर्नमेंट का काम केंद्र सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन कुछ काम वो करवा नहीं पाई, कागज़ों में ही स्कीम बन के रह गई। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, इसकी वर्ब है पास्ट, एक सेकेंड है, विच की वर्ब है, विच की वर्ब है अलाउड। अच्छा, स्कीम की वर्ब है रिमेन्स, ऑन पेपर यानी कि कागज़ों के अंदर ही रह जाना। कह रहे राजस्थान पायनियरिंग ड्राफ्ट बिल विल टेक ऑफ, अदर स्टेट्स कुड बी कंपेल्ड टू यूटिलाइज सिमिलर मेजर्स टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स। कह रहे अगर राजस्थान का ये जो पहला कदम वाला ड्राफ्ट है, पायनियरिंग ड्राफ्ट है, ऐसा ड्राफ्ट जो कि अपने आप में एक इनोवेशन है, अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है, याद है ना, वैनगार्ड, पायनियर। कह रहा है जो अपना जो एक पहला जो कदम है इनका ड्राफ्ट का, बिल का, ये टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ करना, किसी चीज़ का लॉन्च होना, किसी चीज़ का इंट्रोड्यूस होना, किसी चीज़ का उड़ान भरना। कह रहा है अगर ये फ्लाइट ले लेता है, उड़ान भर लेता है बिल, तो दूसरी स्टेट्स भी मजबूर की जाएंगी, कंपेल की जाएंगी, या कुड भी कंपेल की जा सकती हैं कि वो यूटिलाइज़ करें ऐसे ही मेजर्स को, ऐसे ही कदमों को, ताकि इंश्योर किया जा सके गिग वर्कर्स के वेलफेयर को। तो राजस्थान में अगर हो गया तो हो सकता है हर जगह ये आपको होता हुआ दिखे। बिल की वर्ब है विल टेक ऑफ, अदर स्टेट्स की वर्ब है कुड बी कंपेल्ड। अब जो कॉन्सेप्ट आपने ऊपर देखा था, फटाफट उसको पूछा था मैंने आपसे, वो देख लो। इफ़ के साथ में कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल ना हो। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, फ्यूचर टेंस हमेशा काल्पनिक चीज़ों की बात करेगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा खाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। और इफ़ भी हमेशा इमेजिनरी चीज़ों की बात करता है, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो। तो जब दो चीज़ें इमेजिनरी हो जाती हैं एक सेंटेंस में, तो हम एक चीज़ को निकाल देते हैं। बहुत सारा इमेजिनेशन सेंटेंस में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ से भी इमेजिनेशन आ गई, फ्यूचर से भी इमेजिनेशन आ गई, इसलिए इफ़ के साथ में फ्यूचर टेंस को आप प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देंगे। इफ़ इट विल रेन टुडे वी माइट हैव टू चेंज आवर प्लान्स ऑफ गोइंग आउट। अगर आज बारिश हो रही है या होने वाली है तो हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ सकता है, जो है बाहर जाने का। इफ़ के साथ में इट विल रेन टुडे आ गया, गलत है। अब यहाँ पे लिखें इट रेन्स टुडे। आ रही बात समझ में? फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में चेंज कर रहा हूँ मैं इफ़ के साथ में आने के वजह से। द पार्टी हैज़ प्रॉमिस टू जनरेट मोर जॉब्स इफ़ द वोटर्स विल वोट इट टू पावर। पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि और जॉब्स को जनरेट करेगी अगर वर्कर्स इसको वोट करेंगे पावर में, अगर इसको वर्कर्स सत्ता में काबिज करेंगे।
वर्कर्स विल वोट नहीं लिख सकते, इफ़ लग गया है, विल वोट का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, आप यहाँ लिखें इफ़ के साथ में वर्कर्स वोट। फ्यूचर से प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ है, ये गलत है। ड्राफ्ट बिल विल टेक ऑफ, गलत है। बिल की जगह, विल की जगह आपको निकाल के क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए ड्राफ्ट बिल टेक्स ऑफ। और यही काम कुछ ऊपर भी हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ इट विल बी इंट्रोड्यूस बिफोर असेंबली इलेक्शंस। तो इट विल बी इंट्रोड्यूस की जगह क्या लिखें, इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, गलती नहीं करोगे। इफ़ के साथ में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देना है। एक्टिव है तो एक्टिव, पैसिव है तो पैसिव। अब आ जाओ अपने क्विज पे, फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गिग इकॉनमी के मामले में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है या फिर झूठी है। गलत स्टेटमेंट को आपको बताना है। गिग वर्कर्स के पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते, क्या ये बात गलत है। गिग वर्कर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो यंग माइग्रेंट्स या इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, क्या ये बात गलत है। गिग इकॉनमी आज भी शुरुआती अवस्था में है देश में, क्या ये बात गलत है। या थाईलैंड और मलेशिया में बड़े अच्छे प्रोविज़न है ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स के, गिग वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, क्या ये बात गलत है। तो गलत बात को ढूंढना है, आर्टिकल आपने पढ़ा है, कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है इस आर्टिकल की थीम या सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाए, इस आर्टिकल को समराइज़ करना हो एक सेंटेंस में, है ना, जिसको थीम या सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा। आराम से चारों सेंटेंसेस को पढ़ लो, इनमें से एक ही सेंटेंस इसका थीम बन पाएगा। सेंट्रल आइडिया में आर्टिकल के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपको कवर करना है। आ रही बात समझ में। चलो, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से चेक कर लेना। थर्ड में फ्रेज़ पूछा है आपसे टू बी एट द वैन गार्ड ऑफ समथिंग। इस फ्रेज़ का क्या मीनिंग होता है ना, आसान भाषा में बताओ इसका मीनिंग क्या हो सकता है, टू बी एट द वैन गार्ड। चौथे में हार्बिंगर वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है बर्जन, फ्लोरिश, ऑग्री या कॉर्पस। पाँचवें पूछा है किसी आदमी की एक सारी राइटिंग्स या फिर इन्वेस्टेड कैपिटल, उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं। तो ये वन वर्ड आपको करवाया है मैंने, याद है ना। फिर एंटोनिम पूछा है आपसे इंसिपिएंट का, नेसेंट है, फ्लैजलिंग है, श्रूड है। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे, थोड़े भारी भरकम है, डिक्शनरी खोल लेना अगर आपको ना आता हो तो। मैंने तो आंसर डाल दिए है, वहाँ से मैच कर लोगे। खुद अगर वो ना आता हो तो आप डिक्शनरी या गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवें, आठवें, नौवें के अंदर आपको क्लोज टेस्ट दिया गया है। यहाँ पे बताना है कि इफ़ के साथ में क्या लगाया जाएगा। सातवें में, आठवें में बताया है शैम्बल्स वर्ब को या शैम्बल वर्ड को कैसे यूज़ करना है, पूछा है आपसे। और नौवें में बताया है पॉलिटिक्स वर्ड अपनी वर्ब कैसे लेगा, आर टेकन, इज टेकन, टेक्स या टेक, सिंगुलर लेगा, प्लूरल लेगा, एक्टिव लेगा या पैसिव लेगा। हिंट मैंने आपको दे दी है, जरूर से इसको ट्राई देना क्लोज टेस्ट को। 10वें में इवन एज नाम के वर्ड को, फ्रेज को एक सेंटेंस में यूज़ करके दिखाना है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड। कैसे भी इसको यूज़ करो, कोशिश करो लिखने की एक सेंटेंस इस पे। आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। फर्स्ट अवेलेबल ऐप पे जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।